वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा, जैसा कि आप जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो सेशन में हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ये भी आपके चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 10 का ही पार्ट है। और ये वीडियो सेशंस में आपने 6 वीडियोस पहले सेशन में देख चुके थे, जो कि 6 पार्ट में डिवाइडेड था। यहाँ पर आपको ये 7वां वीडियो मिलने जा रहा है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको आएगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, वो पार्ट 8 ऑफ द वीडियो होगा, इसमें नहीं होगा, इसके बाद होगा। उसके बाद फिर इस दोनों का एक ग्लोसरी संक्षेप लर्निंग आउटकम्स जो हम आपको देते हैं वो आपको देंगे, और वो वीडियो पार्ट 9 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एज यूजुअल अपने किसी भी वीडियो को अपने कॉन्सेप्ट मैप से पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट मैप। तो मेरे प्यारे बच्चों, फेडरलिज्म इन इंडिया में हम फेडरल स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसका रीजन है सबसे पहला क्या, रीजन फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। देयर आर टू रीजन, देयर आर टू वेज। पहला कि जो आपको इंडियन नेशंस है, वास्ट इंडियन नेशंस हैज बीन divided into many states and union territories on the basis of linguistic states, language policy। एक भाषा के बोलने वाले लोगों के आधार पर कि जहां पर जो भाषा बोली जाती है उनको इकट्ठा करके एक अलग अलग स्टेट्स बना दिया गया। इस स्टेट्स में यही भाषा चलेगी, इस स्टेट्स में ये भाषा चलेगी। तो भाषा, लैंग्वेज के आधार पर हमारे देशों का स्टेट्स के रूप में डिवीजन हुआ। ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लैंग्वेज पॉलिसी इसमें क्या थी। दूसरा हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसमें क्या होता है। उसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे बच्चों। पहला कि जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, वहां से आते आते 1998 से पहले तक किस प्रकार कांग्रेस का मोनोपोली हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिचुएशन इन कोलिशन गवर्नमेंट 1998 के बाद और 220 तक हमारे देश में जो सरकार चलाई जा रही है वो कोलिशन गवर्नमेंट है। तो हम कोलिशन का मीनिंग समझेंगे, ज्वाइंट कैसे होती है पार्टी, कैसे वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर तैयार होती है। और उसके बाद पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हम सिरिल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, मैनी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश में कितने लैंग्वेज और किस सेंसस के आधार पर कितनी लैंग्वेज अभी तक काउंट की गई है। तो बच्चों, आपको अपना एम पता चल गया कि आपको इस वीडियो सेशन में क्या पढ़ना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मैच करा लीजिए जो आपने समझा। In this module, we will learn about the reason for success of federalism in India, center-state relations, and linguistic diversity of India. Okay? So, now I am going to start discussions. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसका इंट्रोडक्शंस क्या होता है। आप पढ़ने जा रहे हैं कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे की जाती है इंडिया में। आपको यहाँ सेंट्रल स्क्रीन पर एक मैप दिख रही है, कुछ लीजेंड है यहाँ पर इसका लैंग्वेज ऑफ द मैप, जिसमें रेड कलर हिंदी लैंग्वेज को बताता है, ये जो कलर आप देख रहे हैं रीजनल लैंग्वेज को बताता है, और ये ब्लू कलर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को बताता है। ओके, यानी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एरिया। तो मेरे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। पहला पॉइंट कि अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर को किसी देश में सफलपूर्वक चलाना है, जो कि इंडिया में चल चुका है 1947 से 2020 तक हम देखते आ रहे हैं, तो मेरे बच्चों इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, हम समझ जाएंगे अभी पढ़ने के बाद। बट सिर्फ ये रोल ही सफिशिएंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और भी चीज है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर नहीं होता अपने देश में तो फेडरल स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था अपने देश के लोगों का रहन सहन, कैसे एक साथ मिलकर रहना, परिवार के साथ रहना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अपनी कंट्री में था, जो फेडरलिज्म को सक्सेस कराने के पीछे का मूल मंत्र था, उसमें एक और भी था कि ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इंश्योर क्या करता था, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है बच्चों? अरे आप पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म में पावर को शेयर करना चाहिए, वही उसका स्पिरिट है, वही उसका शॉल है, आत्मा है उसका। तभी ये चीज हो सकती है, तभी डेमोक्रेसी भी सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरा पॉइंट था कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अपने देश की बात कीजिए, 28 स्टेट्स, अलग अलग भाषाओं के बोलचाल, अलग अलग कल्चर, अलग अलग एथनिसिटी, रहन सहन। तो उसको भी आपको क्या करना था, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आप पढ़ चुके थे, यूनाइट करना था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा था अपने देश के लोगों का नेचर,
जैसे डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, एक साथ मिल के रहना, एक साथ पढ़ना, फैमिली में माता पिता के साथ रहना, ज्वाइंट फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि जिस तरीके से आप अपने परिवार को इकट्ठा कर सकते हो, एक साथ रह सकते हो, देश को भी आप इकट्ठा रख सकते हो, यूनाइट रख सकते हो, एक साथ रह सकते हो। यही हमारे यहाँ से ये जो स्पिरिट है हमारे देश के अंदर में, हमारे लोगों के अंदर में, वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को सफल होने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही मोरल थॉट्स इसके पीछे है। सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, आपको मैंने कह दिया कि 2 वेज है उसका, पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट ओके and a major test for the democratic politics in our country. And this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. जिस भाषा के लोग होंगे वो उसी क्षेत्र में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रूप में किया गया। यहाँ जम्मू कश्मीर को देखिए, यहाँ पर उर्दू बोलने वाले लोग हैं, इसको यहाँ पर इस क्षेत्र में डाल दिया। आप यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, हिंदी बोलने वाले लोगों को दे दिया। आप यहाँ पंजाब की बात कीजिए, पंजाबी लैंग्वेज है यहाँ का, राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज है। तो इस तरीके से अलग अलग कर दिया गया कि जो जिस लैंग्वेज, गुजरात में है गुजराती बोलने वाले लोग, महाराष्ट्र में देखिए मराठी बोलने वाले लोग, कर्नाटका में कन्नड़ बोलने वाले लोग, केरला में मलयालम बोलने वाले लोग, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग, यहाँ पर तेलंगाना में तेलुगु बोलने वाले लोग, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले लोग। ये बच्चों पहले जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के समय में ये स्टेट्स बनाई गई तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट था, आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता था। बट आज आंध्र प्रदेश अलग हो गया और तेलंगाना अलग हो गया, इसीलिए आपको ये 2 बार तेलुगु दिखने लगा। ओके, उड़ीसा में उड़िया बोलने वाले लोग, छत्तीसगढ़ देखिए जो मध्य प्रदेश से अलग हो गया, हिंदी बोलने वाले, मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोलने वाले। ऐसा पावर शेयरिंग के द्वारा हुआ कि ये छोटा सा प्रोविंस रहेगा तो इसके डेवलपमेंट अच्छी से हो पाएगा। झारखंड में देखिए डिवाइड ऑन द कल्चर बेस, ये डिफरेंट है बच्चों, ठीक है, इसके बाद हम और देखेंगे अभी। So this was done to ensure that कि people who spoke the same language live in the same states, वो आप देख चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि some states were created not on the basis of language but to recognize the differences based on the cultural, ethnicity और geography। लेकिन बच्चों कुछ स्टेट्स जो हमारे यहाँ डिवाइड करके अलग स्टेटों से बनाया गया, उसमें उसका लैंग्वेज उसका बेस नहीं था। उसका बेस क्या था? कल्चर। उसका बेस था एथनिसिटी। उसका बेस था वहाँ के ज्योग्राफिकल सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं उत्तराखंड, ये पहले यूपी में था बच्चों, बट देखिए क्या था इसमें डिफरेंस। यूपी प्लेन एरिया में मोस्ट ऑफ द पार्ट आ जाता है और उत्तराखंड पहाड़ी एरिया हो जाता है, तो कल्चर काफ़ी डिफरेंट था। और फिर वहाँ के लोगों का जो कैपिटल सिटी होता था लखनऊ, वो काफ़ी दूर होता था वहाँ से, तो फिर इस स्टेट्स को अलग किया गया ताकि इसका एक अलग तरीके से डेवलपमेंट हो पाए। सेम चीज़ बच्चों नागालैंड के साथ था, वहाँ का भी कल्चर सब कुछ डिफरेंट था, स्पेशल स्टेटस भी है उसके पास। और झारखंड में भी आदिवासी क्षेत्र हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसको इस लैंग्वेज के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो बच्चों आप तैयार रहिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज और लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड नहीं किया गया, कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी पे किया गया। तो उत्तर होगा नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज पॉलिसी पर। नाउ आपने कहा कि लिंग्विस्टिक स्टेट में जो फर्स्ट एंड मेजर स्टेप था ये था, तो सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। क्या था ये लैंग्वेज पॉलिसी बच्चों? आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। बच्चों हमारे पास आज की डेट में 28 स्टेट्स है, आपको पता होगा 10 यूनियन टेरिटरीज हो चुका है। जम्मू कश्मीर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो आज करंट सिचुएशंस के हिसाब से अपडेट नहीं हुआ है, हम इसी पैटर्न पे चलेंगे जो हमारे पास है अभी बुक्स में। जम्मू कश्मीर में 2 हो गया, जम्मू कश्मीर में एक इधर जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, एक लद्दाख वाला पार्ट जो आपके यूनियन टेरिटरीज हो गया, पहले 7 था और 29 स्टेट्स था, तो 28 स्टेट्स हो गया और 9 आपको यूनियन टेरिटरीज आ गया। तो मेरे बच्चों इसमें हमने देखा कि हमारा जो स्टेट्स था वो लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया गया था। अब हम किस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाएं? तो हम कह सकते हैं कोई कहेगा कि सर जिसका 50% से ज़्यादा संख्या हो बना दिया जाए, कोई कहेगा कि सर जिसका 50 से नहीं सर 50 से ज़्यादा होना चाहिए, 60% अगर लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी को बना देना चाहिए। बट मेरे बच्चों ऐसा नहीं है,
हमारे देश में सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिए कि कोई भी ऐसा लैंग्वेज जो हमारे देश में बोला जाता है, बोली जाती है, वो 50% से कम ही है, ज़्यादा तो नहीं है। और न ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का है। बचपन में हम लोगों को सिखा दिया गया था कि हिंदी आपका नेशनल लैंग्वेज है। बड़े होने के बाद जब खुद से सेल्फ स्टडी किया तो पता चला, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद, जब मैंने अपने उस क्लास में था, तैयारी कर रहे थे कई सारे एग्जामिनेशंस का, कि भाई नेशनल लैंग्वेज अपने देश में नहीं है। तो अब आप आज के बाद याद रखिएगा, आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस नहीं है, यानी हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज नहीं है बच्चों। नेशनल फ्लैग है, नेशनल थीम है, बट हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ द इंडियंस। सबसे अधिक अगर कोई भाषा हिंदुस्तान में बोली जाती है तो वो हिंदी है। हम ये भी देखेंगे, कौन कौन सी भाषा है वो भी देखेंगे, सभी भाषा का बार डायग्राम भी खींचेंगे, आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं कि there were many safeguards to protect other language. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as a civil language by the Constitution. जैसे आपने इतने सारे स्टेट्स और अलग अलग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, तो सभी लैंग्वेजों को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं रखा गया है। कई सारे लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, कई सारे बोली है जिसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। तो हमारे पास 22 लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी भी है और 20 अदर लैंग्वेज भी है। तो एक हिंदी हो गया, 21 हो गया, तो 21 + 1 22 हो गया। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज आपका 22 हो गया। ओके, श्योर। अब देखते हैं कि हिंदी वॉज नॉट इम्पोज्ड ऑन नॉन हिंदी एरियाज। नॉन हिंदी एरिया में हिंदी को इम्पोज नहीं किया गया फॉर मोस्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो देखिए क्या है इसमें, According to the Constitution, the use of English for the official purpose was to stop in 1965. ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ था कि कुछ समय के बाद इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, परंतु या जैसे कि इसमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेज वाज टू स्टॉप इन 1965। ऐसा कोशिश किया गया, बट ऐसा हो नहीं पाया मेरे बच्चों। However, many non-Hindi speaking states demand that the use of English should be continued, होनी चाहिए। तमिलनाडु में इसके कारण से क्या हुआ कि वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। दिस मूवमेंट टू के वायलेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस। तो ये आपको याद रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को अंग्रेजी सब हटाने की बात की थी, इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। तो तमिलनाडु में इस प्रकार की मूवमेंट हुई, मूवमेंट वायलेंट फॉर्म में आ गया। 1965 में संविधान में ही कहा गया था इसे हटाना है, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ। अब श्रीलंका में आप देख चुके थे कि किस प्रकार से वहाँ पर इंडियन तमिल है, श्रीलंकन तमिल है, शिनाला सुप्रीमेसी आपने देखा, किस तरीके से वहाँ सिविल वार हो गया 1993 में। तो बच्चों उस समस्या का हल हमारे देश में हमारे संविधान निर्माता ने पहले ही कर दिया। हमारे देश को लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया और अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज उनके ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाया गया। पूरे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं हुआ, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज की इन्होंने बातें की। तो इस प्रकार से ये समस्या जो श्रीलंका में हुआ था वो अपने देश में नहीं हुआ और ये सक्सेसफुल रहा। तो सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया का जो ग्रास रूट था बच्चों, वो आपने देखा कि आपका स्टेट्स लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, लैंग्वेज पॉलिसी ये है कि कोई भी आपका नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस का। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि कांग्रेस का मोनोपोली कांग्रेस के समय में कैसा था और कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में सरकार कैसे चलाई गई। तो सेंटर स्टेट का रिलेशन इसमें ऑलरेडी आ जाएगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन व्हिच द फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। कैसे आपको पता चलेगा कि फेडरलिज्म सफल पूर्वक चल रही है नहीं? जब सेंटर और स्टेट्स का रिलेशन अच्छा हो, सेंटर इन दिल्ली एंड स्टेट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, जब वहाँ के रिलेशंस अच्छे होंगे। तो आइए उसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिचुएशन ड्यूरिंग द कांग्रेस मोनोपोली, आपको पता होगा 1947 में अपना देश स्वतंत्र हुआ और कई वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा। टेलीविजन पर भी आप बहस देखते रहे होंगे
कई बार बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कांग्रेस के राज्य में तो ये हो गया, कांग्रेस के राज्य में जो आपातकाल लगा दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई। तो ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, एक दूसरे को कट छांट करते रहते हैं, ठीक है। सो हम शॉर्ट फॉर्म में आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि फॉर ए मेजर पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम पार्टी वाज इन पावर बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। तो कौन सी पार्टी भाई? कांग्रेस पार्टी। सेंटर में भी उनकी सरकार होती थी और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी उनकी सरकार होती थी। दोज वेयर द डेज ऑफ कांग्रेस मोनोपोली इन इंडिया। क्या होता है मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। आप इस पिक्चर में कुछ कार्टून दिए गए हैं, ये आप सामने में इंदिरा गांधी देख रहे हैं, ये एक बाल्टी है और एक करछुल में कुछ मान लीजिए दाल है, पल्स है, और ये अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर लाइन में खड़े हैं और यहाँ पर ये मांग रहे हैं। ये कार्टूनिस्ट ने इसे बनाया है, यानी ये करछुल से अगर मान लीजिए सपोज कीजिए थोड़ा सा दाल इसमें डाल दिया तो जितना डालेगा उतना पावर इनके पास है, कुछ पावर इनको दे दो, कुछ पावर इनको। इस तरीके से ये काम करते थे। जो इनके हक, जो इनको सपोर्ट नहीं करते थे कांग्रेस को, वहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर देते थे, ऐसा कहा जाता है। ओके, और हम वो चीज़ देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार 1947 के बाद कितनी बार और 1990 तक कई बार राष्ट्रपति शासन उस स्टेट्स में लगाए जहां पर इनकी पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां की सरकार को पदस्थ कर देते थे। मैं एग्जांपल में कहता हूं कि ये जो प्रेसिडेंट रूल ये लगाते थे, तो आप देख सकते हैं जैसे आंध्र प्रदेश में 1973 में इन्होंने लगा दिया, फिर इन्होंने आंध्र प्रदेश में 2014 में लगा दिया, क्योंकि आंध्रा में इनकी सरकार चलती नहीं थी, कांग्रेस पार्टी नहीं होती थी वहाँ पर। फिर इन्होंने आसाम में 1979 में लगा दिया, फिर आसाम में 1981 में लगा दिए प्रेसिडेंट रूल, फिर 1982 में लगा दिए, फिर 1990 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिए। सिमिलरली बिहार में भी ऐसा ही किया इन्होंने। 1968 में बिहार में भी एक बार लगाया गया था जब इनकी सरकार थी, 1969 में इन्होंने लगाया था, 1972 में, 1977 में। तो बच्चों यही इसी को बोलते हैं कांग्रेस मोनोपोली, कि जहां आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, आपकी बात वो नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, क्योंकि सेंटर में आपको बहुत ताकत है, आपकी बहुमत की सरकार है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसे पावर शेयरिंग के सही से नहीं हो पाएगा और देश डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपने देखा। फिर इन दोज डेज ये जो मोनोपोली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट विल कंट्रोल बाय द राइवल पार्टीज। राइवल पार्टीज का मतलब क्या होता है? अरे कांग्रेस के अपोजिशन वाला पार्टी। अगर अपोजिशन का सरकार हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में न रखते हुए भी वहां के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो गया? अवेलना हो गया, इसकी बात नहीं मानी गई। सो दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो ये जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो हम कहते हैं कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कंट्री की शॉल होती है, उसको अंडरमाइन कर दिया गया। ओके, सो मेनी स्टेट्स वेर ब्रॉट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एट द स्लाइटेस्ट प्रीटेक्स्ट ऑफ द असर्टिवनेस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो मेरे बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ की चर्चा करूँगा कि जब किसी भी स्टेट्स में जो कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में नहीं आते हो, वहाँ जो प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है। अगर प्रेसिडेंट रूल आपको यूनियन टेरिटरीज में इम्पोज करना हो, लगाना हो, तो वहाँ पर आर्टिकल 356 का यूज नहीं करके सेक्शन 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लगाई जाती है। अगर आप स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर की बात कीजिएगा तो आपने क्या देखा कि 370 को हटाने से पहले उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी अपनी फ्लैग थी, उसकी अपनी स्पेशल स्टेटस था बच्चों। तो वहाँ पर भी आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, सबसे पहले गवर्नर रूल्स लगाई जाती थी 6 महीने के लिए। अगर फिर कोई पार्टी वहाँ पर बहुमत लेके नहीं आई और वहाँ सरकार नहीं बना पाई तो फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल आती है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनियन टेरिटरीज में भी प्रेसिडेंट्स रूल लगाई जाती है, दिल्ली में भी लगाई गई थी, लेकिन वहां भी आर्टिकल 356 के तहत नहीं लगाई गई। यूनियन टेरिटरीज में आर्टिकल 269A(b) के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लगाई जाती है बच्चों। तो कई सारे स्टेट्स में लगाया गया कांग्रेस पार्टी के समय में, जो आप पढ़ चुके हैं। दिल्ली में तो हाल फिलहाल में भी लगाया गया था। जब बात करिए आप 14 फरवरी 2014 को याद कीजिए, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाई गई थी, लेकिन ये कांग्रेस के मोनोपोली के टाइम में नहीं लगाई गई थी। ओके, चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सिचुएशन इन द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट।
जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस की मोनोपोली 1990 तक चला और 90 so all this changed significantly after 1990 and this period saw the rise of regional politics and regional political parties in many states of the country. कांग्रेस के मोनोपोली के कारण क्या हुआ, अलग अलग स्टेट्स में रीजनल पार्टी नया नया बना, क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा के वहाँ के चीफ मिनिस्टर सबको क्या किए और पदस्थ किए अपने अपने चेयर से। तो फाइनली क्या हुआ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह अपनी अपनी पार्टी बना के रीजनल पार्टी बनाना शुरू कर दिए। मैं कुछ रीजनल पार्टीज का आपको नाम बताता हूँ। जनता दल यूनाइटेड। बच्चों, दो प्रकार की पार्टियाँ होती है, आप ये भी पढ़ेंगे, रीजनल पार्टी और राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल की पार्टी होती है। तो इसका डिफरेंस हम बाद में आपको बताएंगे, बट यहाँ पर आप देखिए कि रीजनल पार्टी जो मोस्टली एक ही स्टेट्स के अंदर में उसकी सरकार होती है, वो राइज होना शुरू हुआ and this was also the beginning of the era of coalition government at the center. तो क्या होगा कि जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसका स्टेट में जाकर के उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, वहाँ रीजनल लेवल और जो रीजनल लेवल की पार्टी है वो ज़्यादा फेमस है और वो अच्छा डेवलपमेंट करते हैं वहाँ के लोगों के लिए। तो वहाँ के रहने वाले लोग जो उस स्टेट्स में हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे उस पार्टी से इलेक्शन में खड़े होंगे, उनको वोट नहीं मिलेगा, तो वो उसके साथ कोलिशन बना लेते हैं, संगठन बना लिए कि आप हमारे साथ मिल जाइए। और जब वो मिल जाएंगे तो मान लीजिए किसी स्टेट्स में एमएलए का 43 सीट्स है, तो ये कहेंगे चलिए 23 पे आप इलेक्शन लड़ लीजिए, 20 पे मैं इलेक्शन लड़ लेता हूँ। तो ऐसा क्या होगा कि जिस क्षेत्र में एक पार्टी अपनी सर उतारेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव, तो दूसरा उनका कोलिशन में वहाँ पर नहीं उतारेंगे, तो वो वहाँ से जीत जाएगा। तो इस तरीके से एक ये ग्रुप तैयार हुआ और उसी ग्रुप को कोलिशन कहा गया, तो कोलिशन गवर्नमेंट बन गया। जैसे देखिए व्हेन नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी, अगर एक ही पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है इन लोकसभा, तो मेजर लोकसभा हो या राज्यसभा हो कुछ भी हो सकता है, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस। तो जो नेशनल पार्टी है वो एक अलायंस बनाएगा और छोटे छोटे जो पार्टी हैं अलग अलग स्टेट्स में, रीजनल स्टेट्स में, उसको मिला देगा। ठीक है, तो इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। ये कोलिशन गवर्नमेंट स्टेट में भी होता है, जैसे कि अगर बिहार की बात किया जाए तो वहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मिला हुआ सरकार है, जिसके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो मेरे बच्चों, कोलिशन गवर्नमेंट आपको समझ में आया या ठीक है, जरूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा चुका हूँ ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। As a result, a new culture of power sharing and respect for the autonomy of a state government has developed. So it can be said that now federalism is more developed in India. यहाँ पर एक पिक्चर है जिसके बारे में चर्चा कीजिए कि ये देखिए, ये एक प्रधानमंत्री का कुर्सी है जिस पे कोई बैठे हुए हैं, कार्टून है। ये बीजेपी है जो कि इस अलायंस को लीड कर रहे हैं और इसमें कई सारे अलग अलग पार्टी का सिंबल दिए हुए हैं जो इसमें रहता है, इसमें मिले हुए हैं और ये कोलिशन गवर्नमेंट का सरकार है। तो मेरे बच्चों, कोलिशन गवर्नमेंट में जो हम बात कर रहे हैं आज की डेट में जो हमारे देश में सरकार है वो एनडीए की सरकार है, वो भी एक कोलिशन है। एनडीए, एन फॉर द नेशनल, डी फॉर डेमोक्रेटिक, ओ फॉर अलायंस, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। इसमें जो मेन लीडिंग पार्टी है बच्चों वो बीजेपी है, जिनकी अपनी बहुमत है, फिर भी इन्होंने अदर 24 पार्टीज को अपने साथ मिलाए हुए हैं। यानी एनडीए में टोटल नंबर ऑफ पार्टीज आज की डेट में कितना है, 25। और उसके मुखिया जी कौन है, जिसको आप चौकीदार बोलते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं बच्चों। तो एनडीए का जो एनडीए एक सबसे बड़ा कोलिशन हमारे देश में है और उनके अपोजिशन में कौन है, यूपीए, यू यूनाइटेड, पी फॉर प्रोग्रेसिव और ए फॉर अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए में भी बच्चों कांग्रेस उसका लीडिंग है, हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, फिर भी वो कांग्रेस लीडिंग है उसका। और कांग्रेस के अलावा बच्चों 14 और पार्टीज है, 14 और डिफरेंट पार्टीज। तो यूपीए में टोटल मिलाकर के 15 पार्टीज है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको ये भी बता दें कि जो एनडीए है इसका जो कोलिशन गवर्नमेंट जो अपने देश में आया उसका युग स्टार्ट कब हुआ, 1998 में, 1998 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। और इस एनडीए में जो अच्छे कुछ रीजनल पार्टीज है जिसका नाम है जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब में है, जनता दल यूनाइटेड जो कि बिहार में है, जिसका चीफ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जो कि बिहार में है, रामविलास जी इनके चेयरपर्सन है। उसके बाद असम गण परिषद एजेपी जो आसाम से है, और मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम से है बच्चों। तो एनडीए में आपने देखा। सिमिलरली बच्चों यूपीए में मैंने आपको कहा कि 15 अलग अलग पार्टियां आज है। कुछ पार्टी मैं आपको बताता हूं, जैसे पहला लूंगा शिवसेना का नाम। पहले ये एनडीए में था, लेकिन इस बार ये शिवसेना यूपीए में आ गया, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पाने के लिए। दूसरा है डीएमके जो कि तमिलनाडु में है, आरजेडी जो बिहार में है, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की पार्टी, और जनता दल सेक्युलर जो कर्नाटका में है, वो यूपीए के अंदर में आते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप कोalitions, यूनिट एनडीए और यूपीए के एग्जाम्पल से आप समझ में आ गया होगा किस तरीके से होती है। अब हम चलते हैं बच्चों लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को समझने के लिए। इन 2001 the census recorded more than 1500 distinct languages which people mentioned as their mother tongues। 2001 में जो जनगणना हुई उसके आधार पर हमारे देश में 1500 लैंग्वेज थी, and these languages were grouped together under some major languages। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे जैसे भोजपुरी है, मगधी है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और वेली, एंड मे बी अदर वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर हिंदी में इसको डाल दिया गया बच्चों। Even after this grouping, the census found 114 major languages। 114 लैंग्वेजेज उसको एक ग्रुप में हिंदी में डाल देने के बाद भी अपने देश में था। ऑफ दीज उस सभी में से, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि 22 लैंग्वेजेज आर नाउ इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो 8वीं सूची है उसमें इस लैंग्वेज को बच्चों डाल दिया गया, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में बच्चों आप एग्जाम दे सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, आईएएस की तैयारी कर सकते हो, और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो बच्चों। जिस स्टेट्स के लोग मान लीजिए तेलुगु में रहने वाले लोग तेलुगु में एग्जाम देना चाहते हैं तो तेलुगु में इनका क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं शेड्यूल लैंग्वेज क्या क्या है। आपको इसमें आसामीज है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मेरा भी मदर टंग मैथिली है, अष्टम सूची में है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो मेरे बच्चों ये 22 लैंग्वेज है, और इस चार्ट में आप देख सकते हैं इसकी परसेंटेज कौन कितना बोलता है। तो आप इसमें से मैक्सिमम बोलने वाले जो कि हिंदी है 40.2%, ये याद रखिए। सेकेंड नंबर पर आपको बांग्ला आएगा 8.3%। थर्ड नंबर पर बच्चों आपको ये आ रही है तेलुगु 7.9%। इस तरीके से बच्चों इसका आप एक बार डायग्राम अगर आप खींचें तो इस तरीके का बार डायग्राम आएगा। हिंदी में सबसे अधिक आएगा, बांग्ला में उससे कम आएगा, और तेलुगु में उससे कम आएगा। ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है, आपको ये करना भी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो अदर आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इस टेबल में 22 लैंग्वेज जो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज था, इसके अलावा जो लैंग्वेज है, जैसे कि आपने 114 मेजर लैंग्वेज की बात की है और 1500 की बात भी पीछे किए हैं, सो वो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब कि उस लैंग्वेज में आप परीक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेजेस, इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है बच्चों। तो इस आधार पर हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, आप इसमें इसका रूट देख चुके हैं कि क्यों ये सक्सेस है। उसका रीजन था डेमोक्रेटिक, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट का रिलेशंस, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना, ऑफिशियल लैंग्वेज सबको बना देना। ये इसके सक्सेसफुल कॉज को आपने देख लिया। तो हम ख़त्म करते हैं, आपकी अनुमति चाहिए इस वीडियो सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं बच्चों। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और धन्यवाद अपना समय देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।